AC circuit containing resistance only। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि AC सर्किट क्या होता है। AC क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो टाइम वेरिंग करंट हो, जिसमें से क्या होता है, पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज हो और कॉन्टिन्यूसली वैल्यू चेंज हो, तो उसको क्या कहते थे हम? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये या तो साइन का फंक्शन होता था या फिर इट इज द फंक्शन ऑफ कॉस, जैसे I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका ग्राफ है, टाइम और करंट का ग्राफ। तो कॉन्टिन्यूसली करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, पीरियडिकली डायरेक्शन। तो कहता है यदि AC सर्किट में रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा। जैसे मान लो दिस रेजिस्टेंस इज R। AC सर्किट के EMF को हम ऐसे दिखाते हैं AC को, E = E नोट साइन ओमेगा टी। दिस इज रेजिस्टेंस R। तो AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, यहाँ पे E क्या है? इंस्टेंटेनियस EMF, E नोट साइन ओमेगा टी। E नोट इज द पीक वैल्यू। अब देखो तो मेरा इक्वेशन क्या है, हमने क्या अप्लाई किया इसमें? E = हमारा इन EMF का इक्वेशन है E = E नोट साइन ओमेगा टी। चूंकि यहाँ पे E = V, तो I = E/R ओम्स लॉ से। तो ये क्या हो जाएगा? E0/R साइन ओमेगा टी। और I = इसको लिख दो I नोट साइन ओमेगा टी। ये था इक्वेशन ऑफ EMF, ये इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। यहाँ पे वेयर I0 = E0/R। E0 is the peak value of EMF, this is peak value of peak या maximum value of alternating current। तो अब जरा ध्यान से देखो, दोनों को हम जब देखते हैं दोनों इक्वेशन को, तो देखो सेम फेज है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, करंट में भी साइन ओमेगा टी। तो जब AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, तो दोनों सेम फेज में चलते हैं। अब इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां तक क्लियर है? तो अब देखो यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं EMF और टाइम के साथ, ये हो गया ग्राफ इसका, जहां पे ये हो गया पीक वैल्यू E0, फिर कॉन्टिन्यूसली वैल्यू चेंज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये E0, फिर 0, फिर मैक्सिमम। और करंट में भी सेम इक्वेशन है, लेकिन I0 = E0/R। तो इसमें थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। उसका ग्राफ ऐसे बना, इक्वेशन ये है, तो ग्राफ करंट का क्या बना? ये नीचे वाला जिसको मैंने डॉटेड दिखाया, सेम फेज में। दिस इज टाइम पीरियड का हाफ, दिस इज टाइम पीरियड T, दिस इज 0। तो ये नीचे वाला ये ग्राफ है किसका? करंट का। अब ऊपर वाला डार्क जो हमने दिखाया, दिस इज द EMF। तो दोनों को एक साथ हम ग्राफ बना सकते हैं, E वर्सेस T और I वर्सेस T। I वाला ये पोर्शन है, ध्यान रखना है इसको। अब एक ग्राफ इसका और पूछा जाता है, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर मतलब क्या हुआ? वेक्टर के फॉर्म में आप डायग्राम दिखाओ। इसको कैसे दिखाओ? तो जैसे मान लो हमने क्या देखा, EMF कितना फेज पे है? ओमेगा टी से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस तरह से हम फेजर को दिखाते हैं, एरो डाल के वेक्टर की तरह। इसमें कितना एंगल पे था? ओमेगा टी। देखो हमारा इक्वेशन है E = E0 साइन ओमेगा टी। तो ये फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो हम ओमेगा टी दिखाएंगे और E0 दिखाएंगे यहाँ पे, और इनिशियल पॉइंट है। अब इसका प्रोजेक्शन इधर क्या होगा? वाई एक्सिस में। देखो ये ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी। ये E0 साइन ओमेगा टी ये हुआ, तो ये किसके बराबर है? E के बराबर। तो इसको लिखते हैं E। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या? E।
फेज के टर्म में दिखाना, एंगल के टर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, उसको फेजर डायग्राम कहते हैं। करंट का भी सेम डायरेक्शन, सेम इक्वेशन है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। इसका भी फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, सेम एंगल, करंट आई नोट डाल दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आई नोट साइन ओमेगा टी। इसको भी हम लिखते हैं I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज फेजर डायग्राम किसका, करंट एंड ईएमएफ। कब, व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो हम हमेशा याद रखेंगे, हम लोग को याद रखना है, व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली देन करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। दोनों में देखो साइन ओमेगा टी है, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो दोनों का फेज एंगल सेम होता है, मतलब साथ साथ साइनोसॉइडली दोनों साथ साथ चलता रहता है, ठीक है, किसमें, एसी में। अब सेकेंड हमें करना है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अब सेकेंड जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था एसी में 3 सर्किट एलिमेंट होता है, देयर आर 3 सर्किट एलिमेंट्स व्हिच इज आर, एल एंड सी, ये 3 हो गया। तो अब देखो जैसे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, AC circuit containing inductance only. Let this is inductance. Let this is inductance. This is AC. AC की इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। EMF का इक्वेशन क्या लिया हमने, ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो क्या होता है, इसमें वोल्टेज चेंज होती रहती है, एसी में अल्टरनेटिव में कॉन्टिन्यूसली हमने सीखा था, इस तरह से ग्राफ होता है ईएमएफ और करंट का, टाइम का, कॉन्टिन्यूसली वैल्यू चेंज होती है, फिर पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो जब भी ईएमएफ या वोल्टेज चेंज हो तो करंट चेंज होगा, उसके आने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, जहाँ पे एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यदि आप चाहते हैं कि कांस्टेंट करंट इससे फ्लो हो, आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो वोल्टेज शुड बी अपोजिट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट शुड बी एल डी आई बाई डी टी, ये वी हो जाएगा ई के बराबर। तो हम क्या कहेंगे, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई मीन्स ई नोट साइन ओमेगा टी, और डी आई इक्वल टू ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। फिर से समझो, यहाँ पे कॉइल में क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। यदि लगातार हम चाहते हैं कंटिन्यूसली हमारा बिना ऑब्स्ट्रक्शन का करंट पास हो इससे, तो उसके लिए हमें कितना वोल्टेज अप्लाई करना होगा, कम से कम जितना ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके बराबर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और वी इक्वल टू माइनस ई, इसमें माइनस डालो तो एल डी आई बाई डी टी हो गया। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई, ई मीन्स ई नोट साइन ओमेगा टी। तो अब देखो हमने डी आई को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड रखा, डी टी राइट चला गया, एल डिवाइड हो गया। अब यदि इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेशन करने से ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी, डी आई का इंटीग्रेशन आई, यहाँ ई नोट बाय एल बाहर कर दो, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है इसकी डायमेंशन होती है करंट के बराबर, प्रैक्टिकली देखा गया, लेकिन इट इज टाइम इंडिपेंडेंट। लेकिन एसी में करंट का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो इसलिए क्या होता है, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, वैल्यू भी नहीं बोलना, कंपोनेंट नहीं है जो कि टाइम इंडिपेंडेंट हो, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू कितना लिया गया है, 0। तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया, कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिया हमने, 0, चूंकि कोई भी ऐसा करंट नहीं होता जो कि टाइम इंडिपेंडेंट हो, इसलिए हो गया I इक्वल टू माइनस ई नोट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, कांस्टेंट की वैल्यू 0 है,
और I इक्वल टू माइनस ई नोट बाय ओमेगा एल, कॉस को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस ओमेगा टी। अब ये माइनस साइन को अंदर कर दो, तो ई नोट बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस जब एंटर कराएंगे अंदर तो ये ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट। अब देखो कब, जब एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अब देखो यहाँ पे और आगे इसको बढ़ो, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू, और I इक्वल टू ई नोट बाय एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, वेयर एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, न्यू है फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्चुअल में ये होता है जैसे आर रेजिस्टेंस होता है सिंपल वायर में, इट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्वाइल। क्वाइल के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, प्योर रेजिस्टेंस नहीं, प्योर रेजिस्टेंस हमने पहले मान लिया कि क्वाइल में कुछ भी नहीं है, नहीं तो हम स्टार्टिंग में ही रेजिस्टेंस की भी वैल्यू लेते, हम लोग को लेना होता। तो यहाँ पे ये कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम। तो अब हम इस इक्वेशन को और लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, वेयर आई नोट इक्वल टू ई नोट बाय एक्स एल। अब जरा ध्यान देना, तो हमने क्या सीखा, हमारा ईएमएफ का इक्वेशन क्या था, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस में ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और देखो यहाँ पे हमारा करंट की क्या इक्वेशन आ गई, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इट मीन्स करंट कितना पीछे चल रहा है, पाई बाय टू एंगल से, फेज से पीछे चलेगा ईएमएफ से, ठीक है। देयर इज फेज डिफरेंस कितना, पाई बाय टू बिटवीन ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें कितना फेज लेग बिहाइंड है, पाई बाय टू। अब देखो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, टाइम और ईएमएफ का ग्राफ, ये हो गया, ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नोट। अब देखो यहां से यहां क्या हुआ, हाफ टाइम पीरियड, ये क्या था, फुल टाइम पीरियड, ये हम जानते हैं। अब जरा ध्यान से देखो कितना एंगल है, पाई बाय टू, ध्यान से देखना, एंगल के फॉर्म में ये होता है पाई, तो पाई बाय टू कितना होगा, इसका आधा, ये डिस्टेंस, तो ये जो है ना इतना ही पीछे से ले लो, क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री नीचे, तो पूरे जो भी ये लेंथ तुमने लिया है ना, इसका हाफ ले करके नीचे से स्टार्ट करेंगे ग्राफ बनाना। ये हो गया करंट की कर, चूंकि 90 डिग्री नीचे है, समझ में आया। अब देखो उसके बाद दूसरा फेजर डायग्राम बनाते हैं, ये तो ग्राफ हो गया टाइम ई के साथ और करंट के साथ। अब देखो यदि हम फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो हमने क्या देखा, फेजर डायग्राम में फेज के फॉर्म में, मतलब हमें वेक्टर फॉर्म में फेज एंगल के साथ ग्राफ बनाना है। तो जरा ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ईएमएफ का इक्वेशन था ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, दिस एंगल इज ओमेगा टी, दिस इज ई नोट, तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में कितना हुआ, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो करंट कितना पीछे है, 90, तो ये हो गया फेजर डायग्राम करंट, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये है फेजर डायग्राम। दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ किसका, ईएमएफ एंड करंट, कब, व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग
इंडक्टेंस ओनली। अब थर्ड करंट एलिमेंट हमारा क्या था, कैपेसिटेंस। अब उसकी बारी है, उसको देखो कैसे करते हैं। थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, स्पीड में कर रहा हूं। अब देखो एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस या कैपेसिटर ओनली। मान लो एसी सर्किट में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, इस तरह से हम दिखाते हैं। एसी अब वोल्टेज होता है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो जैसे आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो चार्ज होना शुरू होगा, ऑल्टरनेट चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से चार्ज होता जाएगा। मान लो किसी इंस्टेंट क्यू है चार्ज, क्यू इक्वल टू वी है पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इक्वल टू सी वी। यहाँ पे वी इक्वल टू ई होता है तो क्यू इक्वल टू सी ई, या क्यू इक्वल टू सी ई के बदले यहाँ से डालो वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो अब देखो करंट इक्वल टू क्या होगा, एज करंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी, क्यू के बदले डाल दो सी ई नोट साइन ओमेगा टी बाई डी टी, और आई इक्वल टू सी ई नोट साइन ओमेगा टी बाई डी टी, और आई इक्वल टू सी ई नोट साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा होता है, तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी, चेन रूल, फिर ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा, तो आई इक्वल टू सी ओमेगा ई नोट कॉस ओमेगा टी, या फिर लिख सकते हैं ओमेगा सी ई नोट, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देखो सबको हमने ओमेगा टी के बाद प्लस या माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमारा इक्वेशन में था साइन ओमेगा टी, इसके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कितना एंगल से आगे बढ़ा या पीछे, लेग बिहाइंड है या फॉरवर्ड चला गया या सेम डायरेक्शन है, इसलिए हमने प्लस लिया। अदरवाइज माइनस भी तो हो सकता था, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता था मैं, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, लेकिन हमें नहीं करना, चूंकि हमें यहाँ चाहिए ओमेगा टी, उसके बाद प्लस या माइनस कुछ करना है। तब ये इक्वेशन हो गया करंट का, इसको रीअरेंज करो। देखो ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। देखो रीअरेंज करेंगे तो ओमेगा सी ऊपर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर लिया, देख लो क्लियर है। हमने डिफ्रेंसिएशन करके दिखाया, इसको रीअरेंज करके लिखा। अब हम क्या लिख सकते हैं इसी को, आई इक्वल टू, और आई इक्वल टू ई नोट बाय एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, वेयर एक्स सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी किसका, जो एसी आपने अप्लाई किया है या सप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। यूनिट क्या होता है इसका, वही ओम, जो रेजिस्टेंस का होता है वही इसका भी होता है, वही एक्सएल का भी होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस सबका एक यूनिट होता है ओम। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और करंट इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन था ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट में कितना फेज एंगल पाई बाय टू, ये फेज एंगल कितना पाई बाय टू लीड्स कर रहा है, लीडिंग कर रहा है, आगे है किससे, ईएमएफ से। तो ये हमें डेरिवेशन आना चाहिए, और इसका हम ग्राफ पहले बता रहे हैं, दोनों साथ साथ में करंट और वोल्टेज को। जरा ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे किया, हमारा इक्वेशन क्या आ गया, हमारा इक्वेशन यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जैसे आई नोट किसको लिखा हमने, इसको ना, वेयर आई नोट इक्वल टू ई नोट बाय एक्स सी। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले फिर से एक बार इक्वेशन लिख लो, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। इसमें ईएमएफ का क्या था ग्राफ, इक्वेशन, तभी तो ग्राफ बनाएंगे। हमारा ईएमएफ था इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना आया आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो कितना एंगल से आगे है करंट, पाई बाय 2। तो यदि ईएमएफ और टाइम का ये ग्राफ है तो देखो ये हो गया पाई, यहां से यहां तक T/2 तक होता पाई फेज, ये टाइम पीरियड है। इसका हाफ ऊपर से दिखा दो, ये सेम लेंथ लेकर के। दिस इज करंट, ये किसका ग्राफ है, करंट का। डॉटेड को हमने करंट से रिप्रेजेंट किया, ईएमएफ को इस ग्राफ से। यहाँ का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू ई नोट, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ई नोट, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आई नोट। ठीक है, दोनों एक साथ ग्राफ हो गया करंट और ईएमएफ का वर्सेस टाइम। कब, व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब इसका फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे, फेजर डायग्राम देखो। फेजर डायग्राम, फेजर का मतलब ही होता है वेक्टर में, रोटेटिंग वेक्टर हम यहाँ बना रहे हैं, वेक्टर को घुमा रहे हैं फेज से, ई को या आई को। ई नोट क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ यानी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज पीक वैल्यू। आई नोट क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, दैट इज पीक वैल्यू। उसका फेज के साथ हम दिखा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। दिस इज फेजर डायग्राम। जैसे दिस इज ई नोट, एंगल कितना एंगल पे था फेज पे, ओमेगा टी। तो ये क्या होगा इसका प्रोजेक्शन अलोंग वाई, दिस इज ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये पॉइंट आ गया, मतलब यहां से यहां वैल्यू। अब करंट कितना ज्यादा है, 90 आगे, ये हो गया आई नोट, दिस इज 90, तो दिस इज आई। ये है फेजर डायग्राम। किसका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। यहां तक क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने सबका फेजर डायग्राम कर लिया, ग्राफ कर लिया, अलग अलग हमने स्टडी किया। एसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस डालते हैं तो क्या होता है, इंडक्टेंस डालते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटेंस डालते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान से देखो, हमने 3 चीज सीखा। यदि सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो हमने क्या सीखा, ई तो था सब में, ई नोट साइन ओमेगा टी सेम हमने अप्लाई किया था। तो इस केस में करंट की वैल्यू आई थी आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। यदि एल होता तो इसमें आया था आई का वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी करंट 90 डिग्री लेग बिहाइंड। यदि कैपेसिटर था तो करंट की वैल्यू आई थी आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये ध्यान में रखना। हमने क्या देखा, ईएमएफ और करंट सेम डायरेक्शन में होता है जब एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। 90 डिग्री करंट पीछे चलता है फेज में व्हेन एसी सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली, एंड ये पाई बाय 2 से फेज आगे चला जाता है करंट का व्हेन एसी सर्किट कंटेन्स कैपेसिटेंस ओनली। अब और एक बात है, हमने देखा आर, एक्स एल एंड एक्स सी, इस तीनों का क्या था यूनिट, ओम। एक्स एल को हम कहते थे ओमेगा एल, 2 पाई न्यू एल, जहां पे एल का यूनिट क्या होता है, हेनरी। इसी तरह एक्स सी था हमारा 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज 1 बाय 2 पाई न्यू सी, जहां पर सी है कैपेसिटेंस, यूनिट क्या था, फेराड। फेराड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो इसी में थोड़ा सा हम एसी डीसी की बात कर लेते हैं। देखो 4AC फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फाइनाइट, इसलिए एक्सएल भी क्या होगा, 2 पाई न्यू एल, फाइनाइट वैल्यू। XC will be 1 by 2 pi nu c, this is also finite। but in case of DC, जब DC की बात करते हैं तो DC में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। तो XL कितना हो गया, 0। XC कितना हुआ, 1 by 0, दैट इज इन्फिनिटी।
तभी हम कहते हैं कि यदि हम कैपेसिटर में डीसी अप्लाई कर दें तो ये करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज मैक्सिमम होने के बाद करंट का फ्लो बंद होता है। जैसे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत जल्दी से इमीडिएटली ये चार्ज हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस यदि ई है तो ई हो गया, वी है तो वी हो गया। और यहाँ पे जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसलिए डीसी को ये फ्लो होने नहीं देता, अपने से होके पास होने नहीं देता। व्हाई? सिंस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस फॉर डीसी इज इन्फिनिटी, इट ऑफर्स इन्फिनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी। इसलिए डीसी को ब्लॉक कर देता है, जबकि एसी को जाने देता है। क्यों? एसी के लिए क्या हुआ, एक्सी, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस, दैट इज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इज फाइनाइट। इसलिए एसी पास होता है, डीसी पास नहीं होता। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड एज, यानी ये दिया हुआ है बल्ब में 100 वाट एंड 220 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे रेजिस्टेंस बताओ बल्ब की क्या होगी, फर्स्ट। सेकेंड में है पीक वैल्यू यानी ई नोट की वैल्यू बताओ, और थर्ड पूछ रहा है आपसे आरएमएस करंट आई वी या आई आरएमएस क्या होगा। हमने सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, जब भी एसी में दिया हुआ रहे जैसे वोल्टेज 220 वोल्ट, इसका मतलब होता है वी हैव गिवन आरएमएस वैल्यू, इट मीन्स वी हैव गिवन आरएमएस वैल्यू। तो अब देखो जहां हमारा आरएमएस वैल्यू कितना है 220 वोल्ट और पावर कितना है 100 वाट। ठीक है, तो पावर क्या होता है, नंबर फर्स्ट पावर क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर, यानी ई वी स्क्वायर बाय आर, दैट इम्प्लाइड आर इक्वल टू आर एम एस ई एम एफ स्क्वायर बाय पी। तो आर की वैल्यू हो गई 220 इंटू 220 बाय 100, इट विल बी 484 ओम। फर्स्ट आंसर हो गया। हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो वी के बदले सब्स्टिट्यूट कर दो इसको एसी में आरएमएस वैल्यू। सेकेंड कहता है ई नोट, ई नोट के लिए हमें पता है, क्या पता है, ई वी इक्वल टू ई नोट बाय √2। ई वी आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ई नोट बाय √2, तो ई नोट कितना हो गया √2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो √2 टाइम्स 220, तो 1.414 220 कितना हो जाएगा, $311.08 वोल्ट। सेकेंड आंसर आ गया। थर्ड हमें क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, तो पावर इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट, ई वी इंटू आई वी। तो आई वी विल बी पी बाई ई वी, पी है 100, दिस इज 220, 0 0 काट दो, 5/11, तो करंट इक्वल टू 0.4 5 4 5 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, टी हर्ट्ज सप्लाई। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वी हैव टू कैलकुलेट आई नोट when inductance L is given 2 Henry, Henry is the SI unit of self induction, connected to, ये सप्लाई दिया हुआ है, सप्लाई कितना दिया हुआ है 150 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 150 वोल्ट। चूंकि जो भी सप्लाई होता है दैट इज द आरएमएस वैल्यू, चाहे करंट हो या वोल्टेज। हमें वी हैव टू कैलकुलेट आई नोट, तो आई नोट का मतलब क्या हुआ, in case of inductor I naught equal to E naught by XL। E naught क्या होता है
अब देखो हमें पता है ई वी इक्वल टू ई नोट बाय रूट टू, तो ई नोट इक्वल टू रूट टू टाइम्स ई वी, ये हो गया रूट टू टाइम्स ई वी। एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, और ओपन करो रूट टू टाइम्स ई वी, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इंटू एल, सबका वैल्यू डाल दो, सबका वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो रूट टू का वैल्यू कितना हो गया 1.414, ई वी इज गिवन 150, 2 पाई 2 इंटू 22/7, फ्रीक्वेंसी इज 50, एल इज 2, यही है ना। बस सबका वैल्यू डाल दो, करंट हमारा मैक्सिमम निकल गया। कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 53 जा कट गया, 2 से इसको काट सकते हैं 0.707, 2 से काट सकते हैं 0.3535। देखो ऊपर हो गया हमारा आई नोट इक्वल टू 0.3535 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, इसको काटो 11 2 से, इसको काटो 0.17675। अब 21 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो 0.17675, 7 3 21, 21 75671 2 से, देखना यही है। ये हो गया 3.71175 बाई 11, डिवाइड करेंगे तो 0.337 अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया एम्पियर करंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करा देता हूं कैपेसिटेंस। देखो क्वेश्चन क्या है, ए 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, यानी वी हैव गिवन C equal to 15 microfarad, it means 15 multiplied by 10 to the minus 6 farad, is connected to a 220 volt and 50 hertz supply, मतलब EMF RMS value 220 volt and frequency 50 hertz, this is given. Find the capacitive reactance XC equal to 1 by omega C. XC is capacitive reactance. It means 1 by 2 pi nu C, और 1 by 2 multiplied by pi हो गया 22/7, frequency is 50, C is 15 multiplied by 10 to the minus 6, इतना ओम। दिस इज द आंसर, इसका कैलकुलेशन करके अभी बताना। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, 212 ओम, दिस इज आंसर। अब देखो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस 112 ओम। फिर कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस एंड पीक वैल्यू, तो आई आरएमएस इक्वल टू ईवी बाय एक्सी, 220 बाय 212 अप्रोक्सीमेटली 1.04 एम्पियर। अब आई वी होता है आई नोट बाय रूट टू इक्वल टू 1.04, दैट इम्प्लाइज आई नोट इक्वल टू रूट टू टाइम्स 1.04 एम्पियर। कैलकुलेट कर लो। फिर कहता है व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एंड करंट, कब, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल, यदि न्यू डैश 2 टाइम्स न्यू हो जाए तो एक्स सी क्या हो जाएगा 1 बाय 2 पाई न्यू डैश सी, यानी एक्स सी कितना होगा 1 बाय 2 पाई सी इंटू 2 न्यू, यानी एक्स सी डैश हो जाएगा एक्स सी का हाफ। फ्रीक्वेंसी के डबल होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ, और करंट कितना हो जाएगा, इसके हाफ होने से करंट विल बी डबल्ड, और करंट क्या हो जाएगा, करंट डबल, फ्रीक्वेंसी के डबल होने से डबल, और एक्सी हाफ हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया बेसिक। चलो।